अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज हम आपके लिए मॉडल पेपर 1 लेकर के आए हैं, जो रीड प्री 2025 में फरवरी में जो 27 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है रीड का, उसके लिए लैंग्वेज 2 के लिए जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं, जैसा कि पेपर आपसे पूछा जाता है, वैसा पेपर आपके लिए लेके आए हैं। और आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल उर्दू वर्ल्ड क्लासेस से डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप जाके और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी और हमारे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो वक्त ख़राब नहीं करते हुए हम चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा, मैंने आपके जब पिछला सवालनामा हल कराया था रीड प्री का 2021 में जो पेपर हुआ था, उसमें बता दिया था साफ-साफ कि 1 से लेके 30 तक सवाल आपको पूछे जाएंगे साइकोलॉजी के, और 30 से लेके 60 तक सवाल पूछे जाएंगे लैंग्वेज 1 जो कि हिंदी होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके बाद 30 के बाद 61 से शुरू होंगे आपके उर्दू के सवालात। तो आप ज़रूर सवालात को ऐसे ही नंबर देख करके हल कीजिएगा। सवाल नंबर 61 पढ़ते हैं सवाल। शेर में किस चीज़ की वक़ू होने की असल वजह की जगह दूसरी वजह बयान करना कौन सी सिनत है? बताएं। शेर में जिस चीज़ की वक़ू होने की असल वजह की जगह दूसरी वजह बयान की जाए, मतलब जब शेर में असल जगह की जगह दूसरी वजह बताई जाए तो उसे कौन सी सिनत कहते हैं? यह आपके सनाए बताइए का सवाल है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हुस्न तालील। हुस्न तालील यानी ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, हुस्न तालील यानी सवाल नंबर डी, जहाँ पे शेर में असल वजह की जगह दूसरी वजह बताई जाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 62। झेल के शेर में कौन सी सिनत पाई जाती है? रोने पे बांधे जो मेरी चश्मे तर कमर, कैसी ज़मी में फलक पे हो पानी कमर कमर। एक बार और रीड करते हैं। रोने पे बांध ले जो मेरी चश्मे तर कमर, कैसी ज़मी फलक पे हो पानी कमर कमर। इस शेर को पढ़ के बताएं कौन सी सिनत है? मिरातुन नज़र या फिर तजाद। और अगली है मुबालिगा या कनाया। बताएं। देखिए, पानी कमर कमर, क्या बात कही गई है? पानी कमर कमर। तो पानी कमर कमर में ये हो गया, आपके जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी मुबालगा। मुबालगे में क्या होता है? बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाना। किस में आता है? आपके मुबालगा में। अगला सवाल है सवाल नंबर 63। झेल में तशबीह की कौन सी तारीफ दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर ए मुशब्बह और मुशब्बह में मुशाबहत करना, मुशब्बह को मुशब्बह बह ठहराना, या मुशब्बह बह को मुशब्बह कहना, इनमें से कोई नहीं। बताएं तशबीह की कौन सी तारीफ दुरुस्त है? तो देखिए, तशबीह में यही होता है कि मुशब्बह और मुशब्बह बह में मुशाबहत करना, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 64। उर्दू रस्म ख़त किस ज़ुबान से आया है? ऑप्शन नंबर ए अरबी, ऑप्शन नंबर बी फ़ारसी, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, या ऑप्शन नंबर डी सामी। बताएं किस ख़ानदान से रस्म ख़त आया है? सवाल नंबर 64 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी, जो उर्दू का रस्म ख़त है, इससे पहले की क्लास में भी आपको बताया था, फ़ारसी से लिया गया है। और उर्दू रस्म ख़त का क्या नाम है? ख़त नस्तालीक।
क्या है? खत नस तालीक। ये उर्दू रस्म खत का नाम है और रस्म खत बोलते हैं लिपि को, यानी लिखने की लिपि, जैसे हिंदी में देवनागरी और इंग्लिश में रोमन। अगला सवाल है सवाल नंबर 65। तुलबा की तफहीम की जांच के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए, किताब बंद करवाकर पढ़ी गई इबारत से कुछ सवाल किए जाएं। ऑप्शन नंबर बी, बगैर सवाल और जवाब के तदरीस शुरू कर दी जाए। ऑप्शन नंबर सी, तख्ती सियाह का इस्तेमाल ना किया जाए। या ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाए गए सबक को दोबारा पढ़ाया जाए। बताएं। तुलबा की तफहीम की जांच के लिए ज़रूरी है। तो जब उनकी तफहीम बना है फ़हम से, और फ़हम का मीन्स होता है समझ। अगर हम उनकी समझ देखनी है तो हमने जो पढ़ाया है हम पहले उसकी किताब बंद करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इनका कितना समझ में आया। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 66। इस्तेहसान शेर के ज़रिए। ऑप्शन नंबर ए, बुलंदख्वानी कराई जाती है। मुहासिन शेर को शनाख्त के लिए तुलबा से सवाल किए जाते हैं। खामोश ख्वानी का हुक्म दिया जाता है। तुलबा से शेर सुने जाते हैं। बताएं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुहासिन शेर को शनाख्त के लिए तुलबा से सवाल किए जाते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 67। तमसीली तदरीस के दायरे कार में कौन सी एक बात नहीं होती? तमसीली तदरीस के दौरान महदूद पेमाई और खुद इस तसाबी का मौका मिलता है। मुअल्लिम और तरबियतकारों के दरमियान सेहतमंद ताउन कायम होता है। इसका मसनवी माहौल कभी कभी गैर संजीदा बना देता है। खौफ और हिचकिचाहट दूर करके खुद एतमादी पैदा करता है। तमसीली तदरीस के दायरे कार में कौन सी एक बात नहीं होती? जो तमसीली तदरीस होती है उसमें इसका मसनवी माहौल कभी कभी गैर संजीदा बना देता है स्टूडेंट्स को। अगला सवाल सवाल नंबर 68। तश्कीली जांच के हवाले से गलत बात की निशानदेही कीजिए। तश्कीली जांच के हवाले से गलत बात की निशानदेही कीजिए। आमोजशी अमल में इस्लाह के लिए बार बार मौका फराहम करती है। तुलबा के लिए मुतहरिक का काम करती है। तुलबा और असातिज़ा को मुस्तक़बिल इर्तिक़ा की तरफ गामज़न करती है। और ये दर्स व तदरीस के अमल को गैर मौसर बना देती है। बताएं। तश्कीली जांच के हवाले से गलत बात की निशानदेही कीजिए। तश्कीली जांच में क्या ऐसा होता है जो 4 ऑप्शन में नहीं होना चाहिए? तो जो तश्कीली जांच होती है उसमें ऑप्शन नंबर डी, ये दर्स व तदरीस के अमल को गैर मौसर बना देती है, गैर असर बना देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल सवाल नंबर 69। तुलबा में गुफ्तगू इबारत में नुक्स का कतई और मारूजी तौर पर मुताले के बाद अंदाज इसलिए ज़रूरी है। मुशाहिदा तजुर्बा और गैर रस्मी गुफ्तगू ही सिर्फ तहकीक की बुनियाद नहीं होते। उस्ताद का तरीक़ा तदरीस भी गैर मौसर और तहरीर दिलचस्प होता है। तुलबा का गैर यकसा समाजी और तालीमी पस मंज़र। ये ऑप्शन नंबर डी, तुलबा के वालिदैन का इंटरव्यू और असातिज़ा के लिए भी सवालनामा हो। बताएं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, तुलबा का गैर यकसा समाजी और तालीमी पस मंज़र।
اگلا سوال ہے سوال نمبر 70، سوال نمبر 70، تلفظ کی درست ادائیگی کے لیے ضروری ہے، تو اس کی درست ادائیگی ہم کر سکیں اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بولنے کی مہارت، لکھنے کی مہارت، پڑھنے کی مہارت، کوئی نہیں، بتائیں۔ تو دیکھیے تلفظ کو جو ہم کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اردو میں اچارن، اور ہندی میں اچارن اور اردو میں تلفظ، اور انگلش میں پروناؤنسیشن۔ تو جو ہم اچارن کرنے کے لیے ہمیں کیا ضروری ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو آپشن دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا کہ بولنے کی مہارت، اگر ہمیں بولنے میں مہارت ہوئیں گے تو پھر ہم اب صحیح لفظ کا صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے اور تلفظ ہمارا صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 71 سے 75، درج ذیل اقتباس کو پڑھ کر دیے گئے سوالات 71 تا 75 کے جوابات دیجیے۔ یہ پیراگراف ہے آپ کے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاس با، ایما سلامت تم سے ہے، فطرت تمہاری ہے حیا، تینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسا عبارت تم سے ہے، مونس ہو خاوندوں کی تم، غم خوار فرزندوں کی تم بن گھر ویران سب گھر بھر میں برکت تم سے ہے، تم بن گھر ویران سب گھر بھر میں برکت تم سے ہے، تم آس ہو بیمار کی ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، عشرت میں عشرت تم سے ہے، عشرت میں عشرت تم سے ہے۔ ایک بار اور پڑھے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسبا، ایما سلامت تم سے ہے، فطرت تمہاری ہے حیا، تینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسا عبارت تم سے ہے، مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بن گھر ویران سب گھر بھر میں برکت تم سے ہے، تم آس ہو بیماری کی ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، عشرت میں عشرت تم سے ہے۔ مذکورہ بالا نظم کا عنوان کیا ہے؟ یہاں پہ عنوان کا مطلب ہوتا ہے کہ کس موضوع پر لکھی گئی ہے۔ عورتوں کی تعلیم، عورتوں کا مقام، عورتوں کا درجہ، عورتوں کا آداب، بتائیں اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ تو اس میں ہمیں عورتوں کا درجہ نظر آ رہا ہے، جس کا صحیح جواب ہے آپشن سی۔ سب عورتوں کے لیے ہی تو کہا گیا یہ سب، بیمار کی ڈھارس تم سے ہے، تم بن گھر ویران ہے، سب گھر میں برکت تم سے ہے، تو یہاں پہ ان کا درجہ بتایا جا رہا ہے۔ لفظ عشرت کا متضاد کیا ہے؟ متضاد یعنی اپوزٹ، یعنی ولوم، غم، مسرت، نصرت یا شرافت، بتائیں عشرت کا متضاد۔ تو عشرت یعنی ہوتا ہے خوشی، اور اس کا اپوزٹ ہوگا غم۔ آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہے۔ عفت لفظ کے کیا معنی ہیں؟ حجاب، عزت، کرامت، شربت، بتائیں 73 میں۔ آپ پیراگراف پڑھ کے بھی اس کا صحیح جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسبا، ایما سلامت تم سے ہے، تو یہاں پہ کیا حجاب، کرامت، شربت، عزت، اس میں سب سے زیادہ حد تک آپ کس جواب تک پہنچ رہے ہیں؟ عزت۔ ٹھیک ہے، تو عفت لفظ کے کیا معنی ہے؟ عزت۔ اگلا سوال، سوال نمبر 74، تینت لفظ کا مترادف کیا ہے، یعنی پریائے واچی کیا ہے؟ آپشن نمبر اے ضرورت، آپشن نمبر بی دولت، آپشن نمبر سی فضیحت، یا آپشن نمبر ڈی عادت۔ تینت لفظ کا مترادف یعنی پریائے واچی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی عادت۔ اگلا سوال، مذکورہ بالا نظم کے اشعار میں قوافی ہیں، قوافی قافیہ کی
जमा है। काफिया की जमा है कवाफी। तस्वीर तदबीर, सलामत इबारत, बीमार नादार, तुमसे है। बताएं इसमें काफिया क्या होगा। तो देखिए इसमें जो काफिया है वो है सलामत इबारत। देखिए तुमसे है हर शेर में आया है, उसको हम क्या बोलेंगे, रदीफ। क्या कहेंगे हम इसको, रदीफ। ठीक है। और सलामत इबारत वगैरह जो भी हैं ये रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज। उनको हम काफिया कहते हैं। दर्ज झेल इक्तबास को पढ़कर दिए गए सवालात 86 से 80 के जवाब दीजिए। इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें गेहूँ, चावल, चना, सब्जियाँ, फल, अंडे, दूध, घी, मछली, गोश्त वगैरह हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ाएँ खाए, उससे जिस्म और हड्डियों को ताकत मिलती है। साग और तरकारियाँ बदन में हरारत बढ़ाती हैं, हरारत से खाना हज़म होता है। हरी सब्जियाँ सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। दूध निहायत उम्दा ग़िज़ा है, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, तंदुरुस्त और बीमार सबके लिए दूध फ़ायदेमंद है। इसमें जो सवाल नंबर 76 है, दर्ज झेल वाला इक़्तिबास में किस चीज़ की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। बताएं अच्छा मिजाज, अच्छी बातें, अच्छी ग़िज़ा या अच्छा मयार। इसका जो सही जवाब है वो आप पहचान गए होंगे आई थिंक, अच्छी ग़िज़ा। पूरे पैराग्राफ में पूरे इक़्तिबास में अच्छी ग़िज़ा की बातें की गई हैं। अगला सवाल है हरारत का मुतरादिफ क्या है। हरारत का मुतरादिफ क्या है। मुद्दत, हिद्दत, क़िल्लत, वक्त। बताएं हरारत का मीन्स वो मुतरादिफ का मीन्स क्या होता है, पर्यायवाची हिंदी में। बताएं आप। 77 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल सवाल नंबर 78 तंदुरुस्त का मुतज़ाद लफ्ज़ है। अलील, जलील, कफील, दलील। बताएं तंदुरुस्त का मुतज़ाद। मुतज़ाद का मतलब होता है विलोम। 78 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। तंदुरुस्त का होता है अलील। तंदुरुस्त यानी स्वस्थ और अलील यानी बीमार। अगला सवाल है सवाल नंबर 79 ग़िज़ा की जमा है हाज़मा, अग़ज़िया, ग़ज़ाई या ग़ज़ाइयत। बताएं ग़िज़ा की जमा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी अग़ज़िया। जमा तो आपको पता ही होगा, एक वाहिद यानी एक वचन और जमा यानी बहुवचन। अगला सवाल है सवाल नंबर 80 साग और तरकारियों से बदन में क्या पैदा होती है। सर्दी, नरमी, गर्मी या बरहमी। बताएं साग और तरकारियों से बदन में क्या पैदा होती है। तो इससे गर्मी पैदा होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल साबिका और लाहिका की क्या मानी है। पहले और बाद में,
बाद में और पहले, हक और नाहक, गुज़िश्ता और आने वाला। साबिका और लाहिका के मानी। देखिए साबिका और लाहिका, आपने अगर मैं आपको हिंदी के ज़रिए से थोड़ा सा समझाऊंगी तो शायद आप समझ जाएंगे। जब हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं ना, तो जो जो लफ्ज़ हम शुरू में लगा के और एक लफ्ज़ बनाते हैं, मुरक्कब लफ्ज़, उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं जब हम, ठीक है। और जब हम पीछे कुछ जोड़ते हैं लफ्ज़ के, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ऐसे ही हम उर्दू में भी बोलते हैं साबिका और लाहिका। तो इसमें पहले और बाद 81 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 82। ड्रामा किस जुबान का लफ्ज़ है और इसकी क्या मानी है? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज का, नया, इतालवी का, अम्ल, यूनानी अम्ल, एक्शन, कोई नहीं। बताएं ड्रामा किस जुबान का लफ्ज़ है? तो ये जो सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ड्रामा यूनानी जुबान का लफ्ज़ है और जिसका मानी होता है एक्शन या करके दिखाना। अगला सवाल, सवाल नंबर 83। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर बी फ़िराक गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद या ऑप्शन नंबर डी आल अहमद सुरूर। ये गज़ल के नज़रियात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आपको एक सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। सारे नज़रियात आप याद कर सकते हैं और इसकी वीडियो हमने ट्रिक के तरीके से, ट्रिक के ज़रिए आपको बताई है, पढ़ाई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के और देखें, ट्रिक वाली एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें आपको जो टॉपिक पढ़ना हो ट्रिक से आप वो देख सकते हैं। गज़ल के नज़रियात उसमें आपको ऐसे बताएँ कि आप दोबारा फिर नहीं भूलेंगे। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू करार दिया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 84। लड़ी में मोती पिरोना या तरतीब देना की किस सिनफ के मानी है? लड़ी में मोती पिरोना या तरतीब देना। ऑप्शन नंबर ए कता, ऑप्शन नंबर बी रुबाई, ऑप्शन नंबर सी नज्म या ऑप्शन नंबर डी गज़ल। बताएं लड़ी में मोती पिरोना या तरतीब देना किस सिनफ के मानी है? सवाल नंबर 84 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी नज्म। नज्म के मानी होते हैं मोती पिरोना या तरतीब देना। अगला सवाल, सवाल नंबर 85। शायद तुम अजमल का मुकाबला ना कर सकोगे, ये ज़बान है हाल, माजी, मुस्तकबिल, माजी से किया। अगला सवाल है सवाल नंबर 85। शायद तुम अजमल का मुकाबला ना कर सकोगे में ज़ुबान है। ऑप्शन नंबर ए हाल, ऑप्शन नंबर बी माजी, ऑप्शन नंबर सी मुस्तकबिल या ऑप्शन नंबर डी माजी से किया। तो इसमें जो आप जुमला पढ़ के पता लगाओगे, सकोगे, नहीं कर सकोगे, ऐसा वैसा, करोगे, वरोगे, ये सब क्या होता है? मुस्तकबिल में तो आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 86। सूरज ढलने के वक्त को कहते हैं। सूरज जब ढलता है तो उस वक्त को क्या कहा जाता है? तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब या क़ुर्ब आफ्ताब। बताएं जब सूरज ढलता है उस स्थिति को, उस कैफियत को उर्दू में क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं हम गुरूब आफ्ताब, ठीक है। तो गुरूब यानी डूबना और तुलो यानी निकलना। तुलो यानी उगना और गुरूब यानी डूबना, और आफ्ताब तो हम पता ही है सूरज को कहते हैं। बताइए चांद को क्या कहा जाता है? आप कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 87। ज़ेल में किस लफ्ज़ की इमला दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर ए वज़क़ता, ऑप्शन नंबर बी वज़ाक़ता, ऑप्शन नंबर सी वज़क़त या ऑप्शन नंबर डी वज़ियक़तिया।
بتائیں، املا کس کی درست ہے؟ اس سوال کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر سی، وضع قطع، آپشن نمبر سی، یہ اس کی املا درست ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 88، طلبہ کو نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں؟ آپشن نمبر اے تمہید، آپشن نمبر بی موضوع، یا آپشن نمبر سی سوال جواب، آپشن نمبر ڈی تقسیم۔ طلبہ کو نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کون کرتا ہے؟ بتائیں۔ تو دیکھیے اس میں ہوتا ہے تمہید، ٹھیک ہے۔ جب ہم بچوں کو اسٹارٹنگ اچھی رکھتے ہیں، تمہید اچھی رکھتے ہیں، یا جب ہم تمہید یا مطلب پڑھاتے اچھا ہیں، تو کیا ہوتا ہے، بچے ہم سے سکریہ ہوتے ہیں پڑھائی میں، اور ان کو سوال جواب کرنے کے طور پر وہ تیار ہوتے ہیں۔ اگلا سوال 89، کس کے بغیر غزل کہنا ممکن نہیں ہے؟ آپشن نمبر اے ردیف، آپشن نمبر بی قافیہ، آپشن نمبر سی مقطع، یا آپشن نمبر ڈی تشبیہ۔ تو دیکھیں یہاں پر کس کے بغیر غزل کہنا ممکن نہیں ہے، صاف صاف ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ غزل کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں غزل کے جز، جس میں کیا ہوتا ہے، ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، ٹھیک ہے، یہ سب حسن مطلع، شاہ بیت وغیرہ وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ردیف قافیہ، ردیف قافیہ بھی ہم نے پہلے ایک شعر میں سمجھا تھا، سلامت اور کرامت ایسے کچھ لفظ تھے، وہ ہم نے کیا بولا تھا، وہ قافیہ تھے، کیونکہ وہ ردیف سے پہلے آ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو تم سے ہے اور تم سے ہے، وہاں پہ کیا ہم نے پڑھا تھا، ردیف، ٹھیک ہے۔ تو ہم ردیف کے بنا غزل کہہ سکتے ہیں، لیکن قافیے کے بنا غزل نہیں کہہ سکتے۔ تو غزل کے لیے ضروری کیا ہے، قافیہ ضروری ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 90، لفظ وعدہ میں واو کون سا حرف ہے؟ آپ نے اگر حرف اور اس کی اقسام پڑھی ہوں گی تو آپ اس کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ حرف علت، حرف شمسی، متحرک، حرف صحیح۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے، تو سوال نمبر 90 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے حرف صحیح، آپشن نمبر ڈی۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، آپ کو امید ہے کہ آپ کو کلاس پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اگر کلاس پسند آئے تو اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی کلاس میں نیکسٹ ماڈل پیپر نمبر 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اور کچھ بھی غلطی ہو، کچھ بھی کوئری ہو، کچھ بھی مطلب اگر میرے تلفظ میں کچھ کمی ہو یا کچھ بھی، تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیے یہاں صرف آپ کی ہیلپ کرنے کے مقصد سے کلاسز دی جا رہی ہے، پی ڈی ایف بھی دی جا رہی ہے، کوئی پیسے نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو آپ لوگ بھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ خدا حافظ۔